हर की दून वैली ऑफ गॉड के नाम से फेमस एक अनोखी हिमालयन घाटी, और यही होने वाली थी मेरी आज की डेस्टिनेशन। आज मैं जाने वाली थी हर की दून के ट्रैक पर। कई सौ साल पुराने गांवों के बीच से निकल सुपिन नदी के संग संग चल इतिहास और प्रकृति के एक अनोखे संगम का एहसास होता है यहाँ। स्वर्गारोहिणी और जौंधार जैसे ग्लेशियर के भव्य नजारे हों या फिर ट्रैक पर आने वाले कई खूबसूरत पड़ाव। झूमेला बाठा माहिट मेरा डांडा झूमेलो झूमेला। एक विचित्र रोमांच का अनुभव कराती है महादेव को समर्पित ये दिव्य घाटी। हर की दून ट्रैक के लिए मैं सबसे पहले सांकरी पहुंच गई, जो देहरादून से कोई 200 किलोमीटर दूर है। सांकरी उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आता है। सांकरी से 25 किलोमीटर की ड्राइव के बाद हम गंगाड़ नाम की जगह पर पहुंचते हैं, जहां से कि यह ट्रैक शुरू होता है। गंगाड़ से आज हमें ओसला नाम के गांव पहुंचना था। ओसला में नाइट स्टे कर अगले दिन हमें कलकतिया धार कैंप साइट पर पहुंचना था और फिर उसके अगले दिन हर की दून का ट्रैक कर वापस कलकतिया धार आना था। मैं शाम कोई 4 बजे गंगाड़ पहुंच गई और यहाँ से ओसला के लिए अपना ट्रैक शुरू कर दिया। हर की दून ट्रैक में मेरे गाइड थे बीरेंद्र राणा जी। इनके साथ मैं पहले भी कई ट्रैक्स कर चुकी हूँ। हमारे साथ रफ्तार एडवेंचर टीम के दूसरे मेंबर थे भरत जी। टीम में एक लोकल गाइड भी थे महावीर राणा जी, जो कि ओसला के ही रहने वाले थे। आज हमें केवल 4 किलोमीटर का ही ट्रैक करना था। गंगाड़ से कोई 2-2.5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम पहुंचते हैं एक सीमा नाम की जगह पर। हर की दून ट्रैक के लिए आने वाली काफी एजेंसीज यही अपना पहला कैंप साइट सेटअप करती हैं। शाम 7 बजे हम ओसला में अपने होम स्टे पर पहुंच गए और यहाँ पहुंचते पहुंचते थोड़ा अंधेरा हो गया था। अगली मॉर्निंग सुबह उठे तो आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे। मैं सुबह 7 बजे ही रेडी हो चुकी थी। ओसला में स्टे के लिए आपको बेसिक होम स्टे मिल जाते हैं। आंधी तूफान में बिजली के पोल गिर जाने के कारण कुछ हफ्तों से यहाँ बिजली नहीं थी। ब्रेकफास्ट के बाद सुबह 8:30 बजे हम अपने ट्रैक के लिए रेडी थे और 9 बजे हमने आज का ट्रैक शुरू कर दिया। नाश्ता हो चुका है और पूरा सामान भी पैक हो चुका है। अब थोड़ी ही देर में शुरू करेंगे हम आगे की जर्नी। उससे पहले हम एक खास मंदिर के दर्शन करेंगे जो कि इसी गांव में है। तो चलिए चलते हैं।
होम स्टे के 200 मीटर दूर ही यहाँ का एक फेमस टेम्पल है। पहले इसे दुर्योधन मंदिर कहा जाता था। यहाँ रहने वाले लोग पहले यहाँ दुर्योधन की पूजा किया करते थे, लेकिन अब यहाँ सोमेश्वर देवता यानी भगवान शिव को पूजा जाता है। यहाँ दुर्योधन मंदिर कैसे बना, इस पर काफी कहानियां सुनने को मिल जाती हैं। कहते हैं कि पहले के लोग यहाँ दुर्योधन को रक्षक देवता के रूप में पूजते थे। इस मंदिर का आर्किटेक्चर देखने में काफी अनोखा और पुराना है। थोड़ा आगे चलते हुए अब मेरी मुलाकात हुई एक छोटी सी बच्ची देवा से, जो स्कूल जा रही थी। अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं? कहाँ पे स्कूल? अच्छा अच्छा, स्कूल जा रही है। मंदिर के दर्शनों के बाद अब हम आगे की तरफ निकल पड़े। यहाँ से अगला 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक हल्का नीचे की तरफ जाता है। आगे बढ़ते हुए आप नीचे घाटी में एक नदी बहती देख सकते हैं, जिस पर एक पुल बना हुआ था। यहाँ से व्यूज काफी खूबसूरत लग रहे थे। आगे एक धारा बहती दिखी तो ठंडे ठंडे पानी का आनंद ले लिया। ओसला से 2 किलोमीटर ट्रैक के बाद अब सामने बर्फ से ढकी चोटियां दिखने लगती हैं। यहाँ से रास्ता भी काफी खुला था, तो हमने यहीं पर एक ब्रेक ले लिया। लगभग हम 2.5 किलोमीटर का ट्रैक कर चुके हैं और इस 2.5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद एक छोटा सा रेस्ट पॉइंट आता है। यहाँ पे 1-2 फूड स्टॉल दिख रहे हैं, तो आप चाहे तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं। यहाँ से आगे का रास्ता अब खड़ी चढ़ाई वाला था। बीच में लैंडस्लाइड की वजह से एक तरफ का रास्ता टूटा हुआ था। चार किलोमीटर के ट्रैक के बाद अब हम पहुंचते हैं एक छोटे से ढाबे पर, और यह ढाबा था सुक्खू राणा जी का। हम यहीं पर एक ब्रेक के लिए बैठ गए और यहाँ पर हमने नींबू पानी पिया। यहाँ से आगे ट्रैक पर आप पेड़ों में हल्के हल्के फूल भी खिले दिखने लगे। ढाबे से आधे किलोमीटर के ट्रैक के बाद अब हमें अचानक से एक कैंप साइट दिखी
और यही हमारी आज की डेस्टिनेशन होने वाली थी। वैसे ओरिजिनली ये कैंप्स यहाँ से 1 किलोमीटर और आगे लगाए जाने थे। लगभग 5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद पहुंच गई हूं मैं अपनी पहली कैंप साइट पर। वो एंड पे जो आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा वो है कलकती धार, और उससे लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे वैसे कैंप लगाए जाते थे, लेकिन आजकल ज़्यादा बर्फ़ है तो इसीलिए यहाँ पर सेटअप किए गए हैं। तो कल हम यहीं से आगे कलकती धार की जर्नी अपनी शुरू करेंगे। इस कैंप साइट के आसपास सैकड़ों की संख्या में कौवे घूम रहे थे, जो खाने की तलाश में दूर दूर से आकर यहाँ डेरा जमाए हुए थे। अब मेरा भी खाने का टाइम हो गया था, तो मैं वहीं बने एक ढाबे पर चली गई, जहाँ चूल्हे के पास ही महावीर जी बैठे हुए थे। खाने में गर्मा गर्म राजमा चावल बने थे, तो अपनी प्लेट लेकर मैं बाहर धूप में ही बैठ गई। मेरा लंच यहाँ पे आ चुका है। लंच में बना है चावल और गर्मा गर्म राजमा, और साथ में है सैलेड अनियन का और अचार। कैंप से लगकर ही पानी की एक धारा बह रही थी, जहां से मैंने अपनी बॉटल्स फिल कर ली। इस कैंप साइट से आप हिमालय की बंदरपूंछ 1, 2 और काला नाग जैसी पीक्स देख सकते हैं। शाम को अब तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। कैंप्स के बाहर ही बीरेंद्र राणा जी अपने आने वाले रूपकुंड और गौमुख तपोवन जैसे ट्रैक्स के बारे में बताने लगी। शाम 6 बजे एक बार फिर से हल्की धूप खिल गई, जिससे एक बार फिर आसपास के जंगल व बर्फ से ढके पहाड़ों में हल्की सी चमक आ गई। ठंड काफी थी, लेकिन मैं इन नज़ारों को देखने के लिए टेंट के बाहर ही बैठ गई। अगली सुबह उठकर जब टेंट से बाहर आई तो आसपास हल्की सी धूप खिल चुकी थी। आसमान साफ था, लेकिन रात में यहाँ काफी ज्यादा ठंड थी। ब्रेकफास्ट हो गया है और अब हम निकल रहे हैं कलकत्ती धार के लिए।
8 बजे हमने आगे का ट्रैक स्टार्ट कर दिया। ये है पानी का सोर्स यहाँ पे जो ऊपर से आ रहा है और सीधे कैंप साइट की तरफ जाता है। इसी पानी से पीने के लिए, खाना बनाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। और नीचे तक जा रही है धारा। अब हल्की हल्की धूप इधर घाटी की तरफ आने लगी है और उससे जो पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी है वो चमक रही है। अभी आप देखेंगे ऊपर जो बर्फ़ दिख रही है ये है कल शाम की बर्फ़बारी। तो एकदम फ्रेश बर्फ़बारी है। कैंप साइट से मैं कुछ मीटर ऊपर की तरफ आ गई हूँ और यहाँ से कलकत्ती धार के लिए एकदम खड़ी चढ़ाई जा रही है। इसका बच्चा आगे बढ़ते हुए अब धूप मिलने लगी जिससे थोड़ी गर्माहट आ गई थी। ऊपर बढ़ते हुए अब पेड़ भी कम होने लगे थे और कटीली झाड़ियां ज्यादा मिलने लगी थी। पीछे से अब बाकी की टीम भी आती दिखी। कैंप साइट से आधा किलोमीटर के ट्रैक के बाद एक आधा अधूरा ढाबा दिखा जो अभी बन ही रहा था। ये आने वाले पीक सीजन की तैयारियां चल रही थी। पाँच मिनट के रेस्ट के बाद अब हम आगे की तरफ निकल गए। हमारा आज का प्लान 8 किलोमीटर का ट्रैक कर पहले हर की दून पहुंचने का था और फिर वहां कुछ घंटे रुककर वापस कैंप साइट आने का था। यहाँ से आगे अब एकदम खड़ी चढ़ाई थी और रास्ता भी संकरा हो गया था। रास्ते के एक तरफ गहरी खाई नजर आ रही थी। अब हम कलकतिया धार नाम की जगह पर पहुंच चुके थे। दूर से देखने पर यह पड़ाव एक काले पहाड़ सा दिखता है। इस पॉइंट से खड़े होकर आप दाहिनी तरफ घने जंगलों से ऊपर गिरी बर्फ और दूर दूर तक फैले पर्वतों को देख सकते हैं।
कलकतिया धार से आगे का रास्ता अब थोड़ा फ्लैट मिलने लगा था, जिससे अब ट्रैक करने में मजा आने लगा। आगे मुझे पानी की आवाज आ रही है, तो वहां पर एक छोटा सा ड्रिंक ब्रेक लूंगी। ये रहा। यहाँ से रास्ते के दोनों साइड हल्की हल्की बर्फ दिखना शुरू हो गई। थोड़ा आगे बढ़ी तो एक बड़े पत्थर पर बाकी के टीम मेंबर रेस्ट करते हुए दिखाई दिए, तो मैं भी वहीं गपशप करने बैठ गई। कैंप साइट से कोई 3-4 किलोमीटर के ट्रैक के बाद अब एक सुंदर सा झरना बहता दिखाई दिया। और इस झरने से लगकर ही है एक छोटा सा ढाबा। जहां एक बार फिर से हम रेस्ट के लिए बैठ गए। यह ढाबा था भरत सिंह राणा जी का। यह लोकेशन मुझे काफी अच्छी लगी। यहाँ पर भरत जी हमारे लिए नींबू पानी बनाने लगे। एक तरफ ऊपर पहाड़ से गिरता झरना, दूसरी तरफ ये पेड़ और इन पर बिखरी बर्फ। इनके बीच पत्थरों से बना चूल्हा और चूल्हे पर चढ़ी केटल। ऐसा लगा मानो किसी चित्रकार ने अपनी कल्पना को एक पन्ने पर उतार दिया हो। अब हमारा नींबू पानी भी रेडी हो चुका था, तो बस अब हम वही पीने लगे। भरत जी की दुकान में आज एक ही नींबू बचा था, तो सबके हिस्से में बस थोड़ा थोड़ा ही नींबू पानी आया। पंद्रह मिनट के ब्रेक के बाद अब समय था आगे के ट्रैक का। इसी ढाबे से लगकर एक लकड़ी का पुल बना हुआ है, जिसे क्रॉस करते ही आप घने पेड़ों के बीच पहुंच जाते हैं। अभी तक के ट्रैक में हमें सबसे ज्यादा बर्फ यही देखने को मिली। आगे का 2 किलोमीटर का रास्ता अब बर्फीला होने के साथ चढ़ाई वाला भी था।
ढाबे से थोड़ा आगे हम निकल चुके हैं और यहाँ से अब काफ़ी बर्फ़ नज़र आ रही है। रास्ते के दोनों तरफ आप देखेंगे बर्फ़ ही बर्फ़। रास्ता अब फ्लैट ही नज़र आ रहा है। इन बर्फ से ढकी पहाड़ियों को मैं 2 दिन पहले ओसला से देख रही थी। आज हम उनके काफी करीब पहुंच चुके थे। लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और अब आगे खुली घाटी सी कुछ दिख रही है, तो देखते हैं कि अभी कितना डिस्टेंस और बाकी है। सर्दियां खत्म होने को थी तो बर्फ के बीच बीच में कुछ पेड़ पौधों में हरियाली छाने लगी थी। इस हाइट पर चलते हुए अब थोड़ा थकान लगने लगती है। अब हम एक खुले मैदान में पहुंच चुके थे। लास्ट 1 किलोमीटर का ट्रैक नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन यहाँ से एक बार फिर से चढ़ाई शुरू होने लगी थी। अब यहाँ से आगे का हर एक पॉइंट व्यू पॉइंट लग रहा था। लगभग 5.5 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और शायद 1.5 या 2 किलोमीटर का ट्रैक और बाकी है। मैं यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट के लिए रुकी हूँ और बाकी की टीम अभी पीछे से आ रही है। इस ट्रैक पर जो हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ता नदी के और करीब से होते हुए जा रहा था। कोई 200-300 मीटर और आगे चलने पर अब एक और लकड़ी का पुल क्रॉस करना होता है। इसी पुल से लगे एक बड़े से पत्थर पर बैठकर हमने एक और ब्रेक ले लिया। लास्ट का 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक इतना खूबसूरत है कि आप चलते कम हैं और व्यूज एंजॉय करने के लिए ब्रेक ज्यादा लेते हैं। हर की दून समिट के 1 किलोमीटर पहले अब शुरू होता है विंटर वंडरलैंड। जहां जहां तक भी नजर जा रही थी, यह घाटी बर्फ की चादर ओढ़े नजर आ रही थी। पेड़ों से घिरी इस घाटी में भारी बर्फ की वजह से मेन रास्ता तो नजर नहीं आ रहा था, तो हम बस रास्ते का आइडिया ही लगाकर पेड़ों के बीच बीच से चले जा रहे थे। समिट
पॉइंट के कुछ मीटर पहले का रास्ता थोड़ा खड़ी चढ़ाई वाला है। इस खड़ी चढ़ाई को पार कर जैसे ही आप इस रिज पर पहुंचते हैं, आपको सामने एक खूबसूरत घाटी दिखने लगती है और यही है हर की दून। पहुंच गई हूं मैं हर की दून। बस हमें अब वहां उस हट तक जाना है। हर की दून के मेन समिट की बात करें तो वह अभी भी मुझसे 200 मीटर आगे था, तो मैं उसी तरफ जाने लगी। आगे का रास्ता अब एक खुले मैदान से होकर जा रहा था, जो कि पूरा बर्फ से ढका हुआ था। समिट पॉइंट जाने के लिए हमें एक और लकड़ी के पुल को क्रॉस करना था। इस पूरे ट्रैक में ऐसे कई लकड़ी के पुल देखने को मिल जाते हैं। पुल के आसपास जमी बर्फ के नीचे एक शांत नदी बह रही थी और ये थी सुपिन नदी। इस लकड़ी के पुल को पार कर कुछ मीटर आगे जाने पर दूर एक बड़ी सी शिला पर एक छोटा सा मंदिर बना था, जो कि महादेव को समर्पित है और यही इस हर की दून का समिट पॉइंट भी माना जाता है। हर की दून के नाम की बात करें तो हर का अर्थ भगवान शिव से है और दून का अर्थ है घाटी, यानी भगवान शिव की घाटी। इसे वैली ऑफ गॉड भी कहते हैं। नीचे की तरफ जब आप इस घाटी को देखते हैं तो यह एक पालने के आकार की लगती है, जो चारों ओर ऊंचे पर्वतों से घिरी है। इसीलिए हर की दून को पर्वत घाटी भी कहा जाता है। अभी यहाँ पहुंच ऐसा लग रहा था जैसे हम खुद महादेव के समक्ष खड़े हों। चारों तरफ बर्फ से ढकी इस घाटी की चमक को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि यह स्वयं भगवान शिव का निवास हो। हम यहाँ पर एक छोटी सी हट पर रुके हैं और यहाँ पर चाय पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो थोड़ा देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे और फिर वापसी का ट्रैक शुरू करेंगे। तो अब मैं आपको अंदर किचन की तरफ ले जाती हूँ। लकड़ी टिन के बने ये हट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं।
किस्मत से इनका किचन आज हमें खुला और खाली मिल गया था। तो आ गई है गर्मा गर्म चाय। मैगी भी बन रही है अभी। चाय का कप लेकर मैं वहीं हट के सामने बैठ गई और सामने के हिम शिखरों को देखने लगी। यहाँ से ठीक सामने मैं जौंधार ग्लेशियर देख सकती थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 14,000 फीट है। ये हर की दून से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक जौंधार ग्लेशियर से लगकर है हिमालय की स्वर्गारोहिणी रेंज। इस पीक की हाइट 20,000 फीट से ज्यादा है और यह काफी भव्य नजर आता है। यहाँ बैठे बैठे हमें पता चला कि हमारे गाइड महावीर राणा जी एक लोक गायक भी हैं। तो फिर बस हमारी फरमाइश पर उन्होंने हर की दून की खूबसूरती पर बना एक पहाड़ी गाना सुना दिया। झूमे लगाऊं माहिट मेरे डांडा झूमे लो, झूमे लाहिट लाहिट मेरा बुग्याला झूमे लो, झूमेला भाठा माहिट मेरा डांडा झूमे लो, झूमेना झूम हिट मेरा हर के धुन में झूमे लो, झूमेना आई जा हिट मेरा गाँव झूमे लो, झूमेला जाई त हर के धुन झूमे लो, चल मेरा बुग्यालू त जाना झूमे लो, बाठा ही ठोन जाई त जाना झूमे लो, हरे की दून घूमी त। स्वर्गारोहिणी और उसके जो आसपास के ग्लेशियर हैं, उनका पानी मिलकर इस सुपिन नदी का निर्माण करता है। स्वर्गारोहिणी जौंधार और उसके आसपास की हिमालयन श्रृंखलाओं से कई पानी की धाराएं मिलकर इस वैली में मिलती हैं और यहाँ से इस सुपिन नदी का निर्माण करती हैं। यह सुपिन नदी आगे ओसरा व गंगाड़ से होते हुए नेटवार गांव पहुंचकर हिमालय की किन्नौर सीमा से आती हुई रुपिन नदी में मिल जाती है। इस संगम के बाद यह नदी टॉन्स कहलाती है और यह टॉन्स नदी आगे बढ़ते हुए देहरादून के कालसे नाम की जगह पर यमुना नदी में मिल जाती है। हम 2-3 घंटे इस वैली में घूमते रहे। 2 बजे हमने यहाँ से अब नीचे का ट्रैक करने का डिसाइड किया। जहाँ जहाँ भी रास्ते में बर्फ थी वो गर्मी से पिघलने लगी थी, जिस वजह से अब पैर फिसल रहे थे।
नीचे को बढ़ते हुए यहाँ सामने जैसे व्यूज दिख रहे थे वह मुझे मेरे केदारताल ट्रैक की याद दिला रहे थे। आधे घंटे में हम 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक कर फिर से एक बार लकड़ी के पुल पर पहुंच गए। डेढ़ घंटे के ट्रैक के बाद एक बार फिर से मैं वापस कलकतिया धार पहुंच चुकी थी। यहाँ से नीचे मैं पूरा कैंप साइट देख सकती थी। साढ़े 4 बजे हमने कैंप साइट पहुंचकर अपना लंच भी कर लिया। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम था तो हमने यहाँ टेंट में स्टे ना कर सीधा ओसला जाने का डिसाइड किया। अभी तक मैं 19 किलोमीटर का ट्रैक कर चुकी थी। ओसला गांव जाने का यह मतलब था कि आज के दिन का हमारा यह ट्रैक कोई 24 किलोमीटर का होने वाला था। आधे घंटे में मैं एक बार फिर से सुखो राणा जी के ढाबे पर पहुंच गई, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। जिस चूल्हे की कल आग शान बढ़ा रही थी आज वह सुनसान पड़ा था। खैर, अब मैं वहां से पानी भरकर आगे की तरफ निकल गई। थोड़ा आगे चलकर देखा तो बाकी की टीम एक पत्थर पर बैठकर रेस्ट कर रही थी। ओसला गांव के खेतों की एक बात जो अलग है वो यह है कि यहाँ खेत काफी छोटे छोटे बने हैं और वह भी छोटे बड़े पत्थरों से भरे हुए हैं। गांव से 1 किलोमीटर पहले आपको एक मंदिर के दर्शन भी हो जाते हैं। ओसला पहुंचने से पहले मैंने मंदिर के पास ही बने धारे से अपनी बोतल भर ली। शाम के 6 बज चुके थे और अब धूप नदी के आसपास ही नजर आ रही थी। शाम का यह नजारा काफी सुहाना लग रहा था। शाम 6:30 बजे अब मैं गांव के पास ही पहुंच चुकी थी। फाइनली आज के दिन का 24 किलोमीटर का ट्रैक पूरा कर पहुंच गई हूं मैं ओसला, और कल मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे हम अपना ट्रैक गंगाड़ गांव के लिए।
अगले दिन सुबह 8 बजे हम तैयार होकर ओसला से गंगाड़ की तरफ निकल पड़े। आज हमें पहले कोई 4-4.5 किलोमीटर का ट्रैक करना था और फिर ड्राइव कर सांकरी के लिए जाना था। गांव के आधा किलोमीटर के बाद एक लकड़ी का पुल मिला। इसकी कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये कभी भी टूट जाए। नौ बजे हम सीमा की कैंप साइट पर पहुंच गए और यहाँ से आगे की तरफ निकल गए। नीचे आते हुए हम अपने कल के हर की दून के एक्सपीरियंस के बारे में बातें करते रहे। हर की दून का ट्रैक मैं काफी समय से प्लान कर रही थी। मैंने हर की दून वैली में इतनी बर्फ एक्सपेक्ट नहीं की थी। बर्फ की वजह से यह एक्सपेक्टेशन से थोड़ा डिफिकल्ट लगा, लेकिन यह अभी मेरी उम्मीद से ज्यादा खूबसूरत भी रहा। चाहे वह शांति से की गई यात्रा हो या फिर हर की दून में बिताए गए कुछ यादगार पल। ठीक सामने खड़े हिमखंडों के दर्शन हो या फिर महावीर जी द्वारा इन हिमखंडों का गुणगान। इस घाटी की सुंदरता के बारे में जितना भी बोलें वो शब्द शायद कम ही लगे।